पाँचों तो सबने किया था अच्छे से। सबने कवर बात क्या है ध्यान भाई कि वहाँ सीएम ही फॉर्मल पड़ा बेसिकली आप क्लासिफिकेशन निकाल और एक ट्रांसलेशनल बात। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हमारे जो टर्म्स हैं वो तो पुराने वाली ही बनती जा रही हैं। एक जे ऑब्जेक्ट एक्सक्यूज मी सर, वो है और तो मैंने आपको सर आपकी वॉइस बहुत लैग हो रही है सर।
हमें सी ऑफ चेंज मोमेंटम बाय लेट मोमेंटम, तो यहाँ पे उसका to DP. तो लिखो बस हेडिंग फोर्सेस डीपीपी, एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए उसको हमने एल से डिनोट डीएल मैंने यहाँ पर मैंने और पी बाय डी लिखा है, इससे क्या पता चलता है टॉर्क के पॉइंट के अबाउट है तो अंदर भी होगा। यस, सो आई वाज सेइंग ये ऑरेंज डॉट पहले तो नहीं आ रहा था। हाँ तो माइक्रोफोन तो पहले भी, हाँ नहीं दिस आई नो, मैं कह रहा हूँ कि अभी 5 मिनट चली गया था।
हाँ भाई सुन लो फटाफट इतने में। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, राइट, एक तरह से ये इंटीग्रेशन बन गया ना, कुछ टॉर्क इक्वल टू डीएल बाई डी टी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो इट टर्न्स आउट कि ये जो एल पी है, ये जो एंगुलर ऑनलाइन बच्चों, अब बताना अब आपको सुन रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, तो बच्चों अगर हम ये इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो रिजल्ट आ जाता है ये बड़ा सिमिलर सा जाता है। आप याद करो टॉर्क कैसे बना था, आर क्रॉस एफ, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम बन जाता है आर क्रॉस पी, वेयर पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो जिस तरीके से फोर्स से टॉर्क बना था, बिल्कुल वैसे ही लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम बनता है। फोर्स से टॉर्क कैसे बना था, आर क्रॉस एफ करके, बिल्कुल वैसे ही लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम कैसे बना, आर क्रॉस पी करके। ठीक है, वेयर व्हाट इज आर पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर मास। ठीक है, तो अगर मैं इसको, आई कैन राइट दिस एज लाइक दिस, समेशन आर आई क्रॉस एम आई वी आई। ठीक है, अभी हम ये समझ रहे हैं बच्चों कि ये आया कहां से, एंगुलर मोमेंटम, राइट। ठीक है जी, तो इसको बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम तो कांस्टेंट ही है, उसको जहां मर्जी लिख दो। तो मैंने एम को लेफ्ट साइड लिख दिया, एम आर आई क्रॉस वी आई। तो तो अब बच्चों अगर मैं इसको फर्दर डिराइव करूं, मैं हर पार्टिकल की वेलोसिटी को लिखूं और इसको डिराइव करूं, तो दिस एक्सप्रेशन टर्न्स आउट टू बी दिस, एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम प्लस आई सी एम ओमेगा। Once again, this result is irrespective of axis of rotation. बॉडी जैसे मर्जी घूम रही हो, आपके इस फॉर्मूला में आईसीएम ही आएगा। तो जो आरसीएम समझ रहे हो क्या मतलब हुआ, पॉइंट पी से सीएम का पोजीशन वेक्टर क्रॉस वीसीएम प्लस आईसीएम ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर एक बार स्टार्टिंग से समराइज कर दो।
स्टार्टिंग से एक बार देखो बच्चों, क्या किया है हमने, सिर्फ एक टर्म बनाई है, जैसे लीनियर मोमेंटम होता है वैसे ही एंगुलर मोमेंटम बनाया। एंगुलर मोमेंटम का हमने वही रिजल्ट यूज किया है कि भाई अगर फोर्स इक्वल टू dp बाई dt होता है तो एंगुलर मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका रिलेशन ऐसा हो कि टॉर्क इक्वल टू dl बाई dt। ठीक है, सारा कुछ पहले से कंसिस्टेंट रखने के लिए। तो अगर हम ये यूज करते हैं कि भाई टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt, तो L जो निकल के आता है, इट टर्न्स आउट टू बी दिस एक्सप्रेशन, mrcm क्रॉस vcm प्लस icm ओमेगा। जैसा बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा था, सारा कुछ याद आपने सबस्क्रिप्ट्स के साथ रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जस्ट लाइक टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम भी एक पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट होता है। ठीक है ना, तो किसी पॉइंट P के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है वो ये एक्सप्रेशन बन गया। एनी डाउट टिल हियर बच्चों? यस, P से लेकर CM तक। ऑनलाइन बच्चों, एनी डाउट? प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। मुझे पता नहीं आपको पहले कितना सुनाई दिया था कि नहीं। सर पावर ऑफ टॉर्क में एक प्रॉब्लम है। सर जो आपने पावर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला लिखवाया है वो सर टॉर्क इनटू ओमेगा है या फिर टॉर्क डॉट ओमेगा है? वैसे डॉट होता है, बट अपने लेवल पे वो एंगल हमेशा जीरो ही होता है, इसलिए हम उसको इनटू ओमेगा लिख देते हैं। ओके सर। क्लियर बच्चों? ठीक है, यहाँ पे बच्चों मतलब कुछ बातों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहली बात बच्चों, यहाँ पे एक शॉर्टकट है कि अगर आपका P पॉइंट जो है वो बाई चांस हिंज पॉइंट है, ठीक है, तो जो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है, इट सिंपली कन्वर्ट्स टू IP ओमेगा। दिस इज अ वेरी यूजफुल शॉर्टकट, बट रिमेंबर दिस कैन बी ओनली यूज्ड इफ योर पॉइंट P इज हिंज पॉइंट। तो हिंज पॉइंट का बड़ा फायदा है इस चैप्टर में। आप देखो, हिंज पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क इक्वल टू आई ओमेगा आई अल्फा भी लगा सकते थे, और हिंज पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल सा बन जाता है IP ओमेगा। ठीक है, हाँ P के ऊपर एरो नहीं आएगा। यस, P तो एक पॉइंट है ना, बट बी केयरफुल बाय अप्लाइंग दिस रिजल्ट। होता क्या है, हम कई बार भूल जाते हैं कि ये कंडीशन है कि P हिंज पॉइंट है ना, हम हर किसी के लिए लिख देते हैं, वो ध्यान रखना। हाँ IP। इज दिस थिंग क्लियर? अगेन जो गलती हो सकती है वो क्या है कि आप ऊपर IP लगा दो, ऊपर ICM ही है। ठीक है ना, ध्यान रखना, या तो इट इज MRCM क्रॉस VCM प्लस ICM होगा, या फिर इट इज IP ओमेगा। बट IP ओमेगा सिर्फ तब लगेगा जब P हिंज पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों, अगेन बिल्कुल सेम पिछली क्लास वाला। रॉड है, मास m लेंथ L, at the instant shown find the angular momentum about point C। दोनों ही ढूंढ लो, इनका LC भी ढूंढ लो और IC भी ढूंढ लो। इस इंस्टेंट पर फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट C एंड P।
यूनिफॉर्म रॉड है। आपने बच्चों अपने आंसर में डायरेक्शन भी बतानी है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ जी, कर लिया। वेरी सिंपल। एल सी क्या आएगा? एम एल स्क्वायर बाय 12 ओमेगा। किधर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? ओमेगा है ना, तो ओमेगा वाली डायरेक्शन ही आएगी। ओमेगा किधर है? एंटी क्लॉकवाइज। एल पी क्या आएगा? एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों देखो, जब आप एल सी लिखोगे, कैसे लिखोगे आप? एम आर सी एम फ्रॉम सी प्लस आईसीएम ओमेगा। अब सी से सीएम की पोजीशन, सी तो सेंटर खुद ही था, तो वो टर्म क्या बन गई? 0 ही बन गई। तो बचा क्या? सिर्फ आईसीएम ओमेगा, जो कि एम एल स्क्वायर बाय 12 ओमेगा बन गया। और इसकी डायरेक्शन क्या है? वही ओमेगा वाली डायरेक्शन। आप बच्चों एक बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। बाई चांस फर्स्ट टर्म नॉन जीरो आती अगर, तो हमारे को सोचना पड़ता कि इन दोनों टर्म्स को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब क्या डायरेक्शंस बन रही हैं। वेक्टर क्वांटिटीज है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ जानबूझकर दिया ही ऐसा पॉइंट गया था जहाँ पे एक टर्म 0 ही हो गई, तो आपको एनीवे सोचना ही नहीं पड़ रहा। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। ये टर्म 0 क्यों बन रही है? आरसीएम ही 0 हो गया, क्योंकि सी के अबाउट ही आप लिख रहे हो, राइट? सी तो सेंटर है ना, जिस पॉइंट के अबाउट आप लिख रहे थे। हमने फॉर्मूला तो ऊपर वाला ही लगाया है, ये वाला। बट इस फॉर्मूला में क्या हुआ? ये आरसीएम 0 हो गया, तो सिर्फ सेकंड टर्म बच गई, इसलिए आंसर आईसीएम ओमेगा ही बन गया। आई बात समझ? और सिमिलरली बच्चों, जब आप एल पी निकालोगे, वो तो सीधा ही है, ठीक है, कि जो मैंने आपको बताया कि सीधा आईपी ओमेगा आएगा। अगर आप दूसरे मेथड से भी निकालते, ठीक है, मान लो मुझे नहीं पता था ये शॉर्टकट, तो मैं दूसरे मेथड से कैसे लिखता? एम आर सी एम क्रॉस वीसीएम प्लस आईसीएम ओमेगा करके। एम आर सी एम क्या होता? एल बाय 2, और वीसीएम क्या होता? ओमेगा एल बाय 2, ठीक है, प्लस एम एल स्क्वायर बाय 12 ओमेगा, ठीक है। अभी हल्की सी कंफ्यूजन आपको ये हो सकती है कि ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे लिखा हुआ है ना, वो अभी समझ आ जाएगा। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि
अगर वैसे भी निकालोगे तो भी सेम ही आएगा। तो शॉर्टकट है, मतलब वो पूरा कोई ट्रिक नहीं है, वो बेसिकली पूरी डेरिवेशन है प्रॉपर। अगेन इसमें भी हमें साइन लिख देना चाहिए, डायरेक्शन लिख देनी चाहिए। ये किधर को आएगी बच्चों? ओमेगा वाली तरफ आएगी। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट एक्सेप्ट फॉर दिस थिंग, ये अभी लिखेंगे हम आगे। और कोई भी डाउट? सबको समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। पर क्वेश्चन समझ लो बच्चों। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि इस पोजीशन पे है एज शोन। उसकी स्पीड v है, हाइट h है। आपको निकालना है LO, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्लीज रिमेंबर। आपको एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O निकालना है डायरेक्शन के साथ। मतलब आपका आंसर मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप में आना चाहिए। एक्स तो मतलब एक जनरल अननोन है, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब एक्स तो चेंज हो रहा है, एच फिक्स्ड है। उससे क्या फर्क? आपको तो इंस्टेंट पे लिखना। आपको आपका आंसर MVH इन 3 टर्म्स में आना चाहिए। थीटा मतलब इंटरमीडिएट स्टेप पे ले लो, बाद में आपका आंसर इन 3 टर्म्स में आना चाहिए, MVH। मतलब कैलकुलेशन पर्पस के लिए थीटा यूज कर लो, बट बाद में नहीं आएगा उसके टर्म्स में, कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट हो रहा होगा। तो आर वेक्टर को हिंट दे रहा हूं मैं, आई कैप जे कैप की टर्म्स में लिखो, है ना। वी को वेक्टर फॉर्म में लिखो और फिर क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करो। मतलब सारा कुछ आई कैप जे कैप में लिख लो।
करो बच्चों, होना चाहिए सबका, सब कुछ तो बता दिया मैंने। आप आर वेक्टर लिख सकते हो ना आई कैप जे कैप में, ऐसे ही वी वेक्टर लिख सकते हो। डायरेक्शन का ये आगे क्या समेशन। तो सिंपल एक क्रॉस प्रोडक्ट ही तो लेना है। हो गया। चलो बताओ मुझे, आर इस फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यूज। आर सी एम क्या होगा बच्चों? आर सी एम क्या होगा बच्चों? एक्स आई कैप प्लस एच जे कैप। सिंपल। वी क्या होगा? वी आई कैप। आई सी एम क्या होगा? जीरो। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसका आईसीएम क्या होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब बार नेग्लिजिबल, उसका खुद का, तो आईसीएम तो जीरो ही हो गया। तो टर्म बची सिर्फ पहली, तो आप उसमें क्या लिखोगे? तो ये आपका, जब आप पुट करोगे क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू, तो यू विल गेट इसको आप ऐसे लिखोगे बच्चों, एक्स आई कैप प्लस एच जे कैप क्रॉस वी आई कैप। तो ये जो आपकी टर्म है आई कैप क्रॉस आई कैप तो जीरो ही हो गया। तो क्या बन गया? एम एच वी जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस। तो दिस इज योर आंसर। तो आप बच्चों यहाँ देख सकते हो कि इंटरेस्टिंगली जो आपका आंसर है वो सिर्फ एच पे डिपेंड कर रहा है, और इस सिचुएशन में एच तो कांस्टेंट ही है। अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो आंसर एक्स पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, सिर्फ एच पे डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में जो एल है कांस्टेंट हो गया ना, यहाँ पे कोई वेरिएबल टर्म ही नहीं। आया समझ बच्चों? तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और ये इस साल आया था आई में। ओनली डिफरेंस बीइंग कि मैंने पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग दिखाया हुआ है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाया हुआ है मूव करता हुआ, उन्होंने बस फर्स्ट की जगह फोर्थ में दिखाया हुआ था, बिलो एक्स एक्सिस मूव कर रहा था वो नीचे। सब कुछ सेम, मतलब उसकी बाई चांस वेरिएबल भी अच्छी था, बस उनके आंसर में वो फिर के कैप में आ जाएगा। समझ रहे हो? हाँ,
हाँ, बहुत ही मतलब बहुत ही चांस की बात है। मेरे को मतलब मुझे पता नहीं क्यों मुझे 100% याद नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन भी है जो बिल्कुल सेम आया हुआ है। अभी जब पहुँचेंगे तो बताऊँगा आपको। हाँ भाई। हाँ, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आप जैसे एक ये तरीका तो हो गया कोऑर्डिनेट्स वाला। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप सोचो कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो वो क्या बन गया, आर नॉट इंटू वी इंटू साइन थीटा। नाउ व्हाट इज आर नॉट साइन थीटा, एच। तो भी यही सेम चीज बन जाएगी। डायरेक्शन आर क्रॉस वी करो, किधर को बन रहा है, राइट हैंड रूल लगाओ। थंब रखो आर के अक्रॉस, फिंगर्स करो वी की तरफ, तो पाम किधर को पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ। तो अंदर वाली डायरेक्शन कौन सी है, माइनस के पर। अभी तो हमारे लिए एंगुलर मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका डेरिवेटिव टॉर्क है। हाँ, बच्चों ये क्वेश्चन समझ आया सबको। एक मिनट बच्चों, बिफोर दिस क्वेश्चन पहले हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, उससे आसान हो जाएगा। uh, सबसे पहला पॉइंट तो ये है बच्चों, लिखो पॉइंट्स टू नोट। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जैसे मैं आपको भी बता रहा था कि दो अलग अलग डायरेक्शंस हैं, एमआरसीएम क्रॉस वीसीएम एक डायरेक्शन होगी और आईसीएम ओमेगा दूसरी डायरेक्शन होगी। अब बच्चों यहां पर सोचने वाली बात क्या है कि ओमेगा की डायरेक्शन तो हमें कैसे पता चलती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं हम, है ना। अब जो फर्स्ट टर्म है आरसीएम क्रॉस वीसीएम, उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कैसे सोचना, ठीक है। तो ये नोट कर लिया सबने पॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए देखो हम क्या करते होते हैं बच्चों, कोई भी सिचुएशन में ना हम ये देखते हैं कि जो हमारा आर वेक्टर है, आप याद करो मैंने आपको टॉर्क कैसे समझाया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्या देखते थे हम कि फोर्स आर वेक्टर को कैसे घुमा रही है, बिल्कुल वही चीज। वहां पे क्या था, आर क्रॉस एफ था, यहाँ पे क्या है, आर क्रॉस वी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही चीज करनी है, हम ये देखेंगे कि जो वेलोसिटी है वो आर वेक्टर को कैसे घुमा रही है। जैसे मान लो ये फिगर है, यहाँ पे वेलोसिटी आर वेक्टर को कैसे घुमा रही है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट टर्म थी हमारी आर क्रॉस वी, उसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। आई बात समझ। ऐसे ही जो बच्चों इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये वाला, जहां पे मान लो ये वीसीएम हो गया ऐसे, ये आरसीएम है। यहाँ पे बताओ वीसीएम जो है वो आरसीएम को किस तरह घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए यहाँ पे इसको मैंने इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया। आई बात समझ। तो अब अगला पॉइंट ये लिख लो कि कन्वीनियंट डायरेक्शन कैसे है। आपने ये देखना है कि वो डायरेक्शन जिसमें वीसीएम आरसीएम को घुमा रहे हैं।
वो भी वो करेंगे। नेक्स्ट बच्चों थर्ड पॉइंट आता है कि अगेन लाइक टॉर्क, आपको याद है टॉर्क में आर क्रॉस एफ था, तो उसको हमने ऐसे लिखा था आर इंटू एफ परपेंडिकुलर और आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। वही चीज यहाँ पे आर क्रॉस वी था, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू वी और वी परपेंडिकुलर इंटू आर। क्लियर हो गया बच्चों पॉइंट? कुछ बच्चों स्पेशल केसेस एंगुलर मोमेंटम के, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। सबसे पहले तो कुछ हमने क्वेश्चंस में भी कवर ही कर लिए। सबसे पहले तो बच्चों अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, आईसीएम 0 ही हो जाएगा, तो टर्म क्या बचेगी, सिर्फ पहले वाली टर्म ही बचेगी, एम आर सी एम क्रॉस वीसीएम, राइट। तो ये हमेशा हम याद रख सकते हैं कि सबसे पहले तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का आईसीएम 0 हो गया। देख लिया। नेक्स्ट बच्चों हमने ऐसे क्वेश्चन किया था, अगर मैं एलसीएम निकालूं, मतलब मैं पॉइंट पी को सीएम मान लूं, तो क्या होगा, तो आरसीएम 0 हो जाएगा, तो टर्म क्या बचेगी, आईसीएम ओमेगा ही बचेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो है वो सिंपली आईसीएम ओमेगा बन जाता है। प्लीज रिमेंबर, चाहे सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिक्स्ड के अबाउट भी आईपी ओमेगा होता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास चाहे मूव करे चाहे ना करे, उसके अबाउट तो आईसीएम ओमेगा होता ही। आपने देखा होगा ये दोनों ही केसेस हमारे क्वेश्चंस में कवर हो गए। आ रहा है समझ? अगर बच्चों प्योरली ट्रांसलेटरी मोशन होगी तो क्या होगा, ओमेगा 0 हो जाएगा, तो आपका सिर्फ ये टर्म बचेगी, एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम। तो ये जो थर्ड पॉइंट है बच्चों, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कई बार हमारे माइंड में ऐसे आता है कि कोई बॉडी घूम रही होगी तभी एंगुलर मोमेंटम होगा, है ना, कि भाई नाम से ऐसा लग रहा है एंगुलर, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉडी अगर ट्रांसलेट कर रही हो उसके लिए भी हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते। जो आपने ऊपर क्वेश्चन किया था जो इंपॉर्टेंट वाला था, उसमें भी तो यही था ना कि बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट कर रही थी। आया समझ? अच्छा, अगर उल्टा कर दे हम, मान लो बॉडी सिर्फ रोटेट कर रही हो, मतलब VCM 0, फिर क्या हो जाएगा, फिर सिर्फ ICM ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट बना के लिख लो। फॉर प्योरली ठीक है। वैसे मैं बच्चों ये सजेस्ट करूंगा, अभी ना ये फॉर्मूलाज मत यूज करो, मतलब स्पेशल केसेस से मत जाओ, आप तो एक फॉर्मूला पे जाओ ना, उसको लगाते जाओ, अपने आप उससे बनते जाएंगे। यहाँ पे फिर गलती कर सकते हो कि कोई चीज मिस हो गई, उस मेन फॉर्मूला में तो गलती नहीं होगी ना कभी। समझ रहे हो बात?
तो बस वो फॉर्मूला याद रखो, ये तो अपने आप उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। ओके, अब बच्चों एक क्वेश्चन ट्राई करो। ये एक बच्चों स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर जो ग्राउंड के ऊपर जा रहा है। आपको उसका v दे दिया, आपको उसका ओमेगा दे दिया। आपको बच्चों एल सी ढूंढना है और एल पी ढूंढना है। आंसर प्रॉपर मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से देना। एक्सक्यूज मी सर। एल डिस्टेंस है पॉइंट पी और स्फीयर के बॉटम मोस्ट पॉइंट के बीच में। हाँ जी, क्या पूछा? सर जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी एक इंस्टेंट के लिए निकल रहा है। हाँ, एक इंस्टेंट के लिए होता है। ये सॉलिड स्फीयर, ये होना चाहिए बच्चों सबका। गलत है, दूसरा ठीक है, बट डायरेक्शन भी लिखो। डायरेक्शन के साथ दिखाना है बच्चों मुझे सबने।
ये दूसरा गलत है। नीचे वाला गलत है। वो कन्वर्ट करो ना, जब एलपी लिखोगे तो दो टर्म्स आएंगी, वो ऐड सबट्रैक्ट हो सकती हैं, उनको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करो दोनों टर्म्स को, उसके हिसाब से यू कैन ऐड सबट्रैक्ट देम, तो फाइनल आंसर में एक ही टर्म आएगी। ये गलत है। नहीं, अपने को लिखा ही गलत हुआ है। मैंने जान के इस क्वेश्चन में ओमेगा को b/2r लिखा था, बिकॉज यू आर सो यूज्ड टू राइटिंग ओमेगा इक्वल टू v/r। अब में से कितने लोगों ने वही गलती की हुई है। हाँ जी, क्या करना है इस क्वेश्चन में? एलसी तो निकालना बहुत ही आसान है। एलसी क्या बन गया? एलसी तो सिंपली आईसी ओमेगा ही बनना है। आई कितना है? 2/5 mr² इंटू ओमेगा क्या है, और इसकी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका mvr/5 बन गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो दूसरा था आपका एलपी, उसमें आप में से कई लोगों ने गलती की है। जब आप उसको बच्चों लिखोगे MRCM क्रॉस VCM प्लस ICM ओमेगा, अब जो फर्स्ट टर्म थी MRCM क्रॉस VCM, देखो आप उसमें वो यूज करते हैं ना सीधा V इंटू आर परपेंडिकुलर। V इंटू आर परपेंडिकुलर में आर परपेंडिकुलर क्या है? वो तो आर ही है, तो वो टर्म तो आपकी सीधा MVR ही बन जाएगी। और अगर आप आर वेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो V वेक्टर उसको किधर को घुमा रहा है? क्लॉकवाइज, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है MVR। चलो ऐसे सोचो, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ पॉइंट सी को देखो इस क्वेश्चन में, और जो मैंने अभी थोड़ा ऊपर दिया था वो डबल स्टार वाला क्वेश्चन, क्या फर्क है? उसमें भी तो आपका आंसर MVH ही आया था, वेयर H वाज द हाइट। तो सिमिलरली यहाँ भी तो MVR ही बनेगा। तो ये बन गया MVR क्लॉकवाइज। और दूसरी टर्म क्या थी? ICM ओमेगा, वो क्या है? 2/5 mr² ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो उनको दोनों को टर्म्स को एक तरफ करो तो यू शुड गेट 4/5 MVR क्लॉकवाइज। क्या पैरेलल एक्सेस करो?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हाँ आएगी, बिल्कुल आएगी। वो बॉडी के ऊपर होना चाहिए, इसलिए उसको हिंज भी कहते हैं ना, तो हिंज तो बॉडी के ऊपर ही होगा। हाँ, पैरेलल एक्सिस करो मैं तो बॉडी के बाहर। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जब हम आर सी पी वेक्टर को आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें सर माइनस के कैप की टर्म बनेगी, और सर क्लॉकवाइज भी बन रहा है, हाँ ठीक है। तो सर ये माइनस और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बन जाएंगे? नहीं, माइनस के कैप था ना, यस तो सर। तो आप उससे आप ये देखो ना, आप उससे मत करो, उससे कंफ्यूज हो जाओगे। आप आप तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखो ना। आर वेक्टर जो है वो वी वेक्टर, मतलब वी वेक्टर के कारण किधर को घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम ओके रहा है सर। ना। ओके सर। सर पर अगर वैसे करें तो आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। नहीं, डिफरेंट नहीं आएगा, इट इज जस्ट कि आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को के कैप के साथ रिलेट करना नहीं आता अभी। यस सर। थैंक यू सर। हाँ बच्चों, आगे समझिए। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखो दो टाइप की गलतियां होती हैं सबसे ज्यादा। एक तो ये कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी गलत पॉइंट के अबाउट लिख देते हैं। दूसरी ये कि हम दोनों टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर टर्म के साथ प्रॉपर डायरेक्शन लिखते जाओ। क्लियर टू ऑल? ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, तो उसके साथ साइन थीटा भी तो आएगा फिर। मतलब खुद से नहीं होगा, आप क्रिएट कर सकते हो। आप छोड़ तो सकते ही हो ना ऐसे बॉडी को। मतलब ये सोचने वाला अजीब है ना, ओमेगा इधर को है, वी आगे को है। मतलब ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? बाकी जैसे अब और क्वेश्चंस करोगे ना तो थोड़ा सा और आपको आदत पड़ेगी। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं, जस्ट लाइक पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की थी, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो हम बच्चों बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हमने मोमेंटम में किया था। तो वी नो कि टॉर्क इज डीएल बाय डीटी, रीअरेंज टर्म्स। तो डीएलपी बन गया इंटीग्रल, लगा दो दोनों तरफ, तो डीएलपी बन गया टॉर्क डीटी। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड पे बच्चों क्या बन गया, इंटीग्रल और डी कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा डेल्टा एल, मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। राइट हैंड साइड पे क्या है, ये एक टर्म बनी इंटीग्रल टॉर्क डीटी। इसका एनएलएम वाला इक्विवेलेंट सोचो, इंटीग्रल फोर्स डीटी क्या होता था, इम्पल्स। तो इसको क्या कहना चाहिए, एंगुलर इम्पल्स। तो राइट हैंड साइड वाली टर्म बन गई एंगुलर इम्पल्स, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म क्या बन गई, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो जस्ट लाइक हम वहां पे कहते थे इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। दोनों तरफ एंगुलर वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया। ठीक है। एक और नाम भी होता है बच्चों, इसको ऐसे ही बोल देते हैं, इम्पल्स ऑफ टॉर्क। तो ये एंगुलर इम्पल्स बच्चों कैलकुलेट कैसे की जाती है, जैसे हमने फोर्स से इम्पल्स कैसे बनाई थी,
फोर्स से टॉर्क कैसे बनाई थी, आर क्रॉस एफ। ऐसे ही इम्पल्स से एंगुलर इम्पल्स कैसे बनेगी, आर क्रॉस जे। मतलब कोई नॉर्मल इम्पल्स लग रही है, अगर आप उसको पहले आर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, आर क्रॉस कर दोगे, तो वो एंगुलर इम्पल्स बन जाएगी। ठीक है जी। तो अगर ये बच्चों एंगुलर इम्पल्स जीरो, तो क्या मतलब हुआ, कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये बात समझ आती है बच्चों। तो अगर आपकी एंगुलर इम्पल्स जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। राइट। जैसे बच्चों एग्जांपल देखो, ये मान लो एक डिस्क है, उसके ऊपर एक इम्पल्स लग रही है इस तरह से। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन में एक इम्पल्स लग रही है। ये डिस्क एक स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ी है। ऑफ कोर्स इस डिस्क के ऊपर ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या इस केस में बच्चों नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इम्पल्सिव होगा, और क्यों? ये मैंने पहले भी समझाया था ना आपको, कि नॉर्मल का एक कंपोनेंट, इम्पल्स का एक कंपोनेंट वाई में आ रहा है, उसको बैलेंस कौन करेगा, नॉर्मल का इम्पल्स। तो नॉर्मल विल हैव टू बी इम्पल्सिव, करेक्ट। तो एक तरीके से बच्चों, अगर हम सोचें कि इस बॉडी के ऊपर दो इम्पल्स लग रही, एक नीचे से पॉइंट पी से और एक पॉइंट ए से, अग्रीड। तो अगर तो मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर इम्पल्स लग रही है। ओके, क्या पॉइंट सी के अबाउट कोई एंगुलर इम्पल्स लग रही है? क्यों? इन दोनों इम्पल्सेस की टॉर्क तो जीरो ही हो रही है। ये दोनों इम्पल्सेस ही पॉइंट सी के अबाउट पास कर रही हैं, तो इन दोनों इम्पल्सेस की टॉर्क जीरो हो रही है। तो क्या मतलब हुआ, पॉइंट सी के अबाउट देयर इज नो एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पॉइंट पी के अबाउट देखूं, क्या पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर इम्पल्स है? किस कारण से, मतलब नॉर्मल के कारण है, जे के कारण। जे की टॉर्क तो आएगी, राइट। तो आप कोई पूछेगी, मतलब नया कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, कि भाई एंगुलर मोमेंटम ऐसा हो सकता है कि अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट डिपेंड करता हो कि किसके अबाउट कंजर्व होगा, किसके अबाउट नहीं होगा, है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सी के अबाउट तो देर इज नो एक्सटर्नल इम्पल्स या नो एंगुलर इम्पल्स, तो क्या होगा, सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, लेकिन पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहे। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो ये नोट कर लो।
ऐसे ही आप ए के अबाउट भी देख सकते हो इफ यू वांट। तो ए के अबाउट भी इम्पल्स आएगी, किसकी? एन की। मैंने जान के बच्चों एग्जांपल लिया है, देखो इसमें क्या हो रहा है, लीनियर मोमेंटम इज नॉट बीइंग कंजर्व्ड बट एंगुलर मोमेंटम इज बीइंग कंजर्व्ड। बट जब भी आप एंगुलर वर्ड बोलते हो बच्चों, माइंड में रखो कि पॉइंट भी साथ में बोलना है। वो पॉइंट कौन सा हुआ? सी। लीनियर इम्पल्स। हाँ फिर तो डिपेंड करता है कितनी फ्रिक्शन आती ना आती, हम कुछ नहीं कह सकते। समझ आ गया बच्चा क्वेश्चन? ओके। बच्चों ये एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? एक बार नोट कर लो। ये मतलब नई कैटेगरी ऑल टुगेदर, अभी तक हमने की नहीं। क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों? क्या सिचुएशन है, आप समझ रहे हो? एक डिस्क घूम रही है, उसके ऊपर हमने, और हमें कह दिया कि वो रफ डिस्क है, उसके ऊपर हमने एक और डिस्क रख दी, तो क्या होगा सोचो? घिसेंगी दोनों डिस्क आप, मतलब आपस में। तो हम कह रहे हैं कि वो आपस में घिस रही हैं और करते कराते फाइनली एक कॉमन ओमेगा से घूमने लग गई। ठीक है? तो यहाँ पे बच्चों में मतलब ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे बच्चों आप ये बताओ कि अगर मैं इन दोनों डिस्क को एक सिस्टम मान लूं, क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इम्पल्स या एंगुलर इम्पल्स लग रही है? अगर मैंने डिस्क को सिस्टम ही मान लिया, क्यों, क्या पता डिस्क जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, जहाँ पे वो सेंटर से हिंज्ड होएगी,
उसके अबाउट कोई फोर्सेस हो? जो डिस्क का सेंटर है वो फिक्स्ड है ना कोई रॉड के ऊपर, तभी डिस्क घूम रही है। तो क्या कोई फोर्स आ सकती है? मतलब जस्ट इमेजिन कि एक रॉड है, उसके अंदर एक रॉड है जो डिस्क के सेंटर से पास कर रही है, और मतलब वो रॉड घूम रही थी जिस कारण से डिस्क घूम रही है, मतलब रॉड पकड़ के डिस्क को घुमा रही है। तो फोर्स बच्चों चाहे आ भी जाए, अगर वो फोर्स डिस्क के सेंटर पे ही लग रही होगी तो उसकी टॉर्क तो जीरो ही होगी ना, क्योंकि आर जीरो हो गया। सोच पा रहे हो? और वैसे भी जब मुझे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है तो मेरे को तो पॉइंट चाहिए होता है ना, तो मैं किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ? सी के अबाउट, जो डिस्क का सेंटर है, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ रही, कोई भी एंगुलर इंपल्स नहीं आ रही। क्या ये बात समझ आती है? तो आई कैन कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी के अबाउट नीचे वाली डिस्क का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है? वो तो उसका सेंटर ही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ नीचे वाली डिस्क का? m1r1 स्क्वायर बाय 2 ओमेगा। अग्रीड? पॉइंट सी के अबाउट ऊपर वाली डिस्क, उसको जब जस्ट रखा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? जीरो ही है, अभी तो उसका ओमेगा ही नहीं है, तो जीरो हो गया। और बाद में जब दोनों इकट्ठे घूमने लग गई तो मतलब एक कॉमन ओमेगा हो गया, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब एंगुलर मोमेंटम क्या बन जाएगा? m1r1 स्क्वायर बाय 2 प्लस m2r2 स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा। तो इस तरीके से आपकी एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन बन जाए। तो बच्चों क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मल मोमेंटम के केस में, नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे होते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन वाले? वहां पे कोलिजन्स होते हैं। फोर्स वाले चैप्टर में या वर्क वाले चैप्टर में आप कोलिजन्स वाले केस में एंगुलर लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते थे ना। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, यहाँ पे कोलिजन नहीं होते, यहाँ पे इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट बन जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको थोड़ी सी मतलब फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि कहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों अब डेल्टा के ई कैसे निकलेगा? तो निकालो एक बार, लिखो सारे, डेल्टा के ई लिखो, क्या बनेगा? के ई तो हमें लिखना आता ही है।
हाँ बच्चों, क्या बन गई डेल्टा की? कैसे लिखोगे? देखो फाइनल क्या बनेगी, m1 r1 स्क्वायर बाय 2 ओमेगा डैश। एक ही टर्म आएगी ना आईसीएम ओमेगा, क्यों? वीसीएम तो है ही नहीं, बॉडी तो सिर्फ ऐसे गोल ही घूम रही है, तो सेंटर तो रेस्ट पे ही है। तो प्लस m2 r2 स्क्वायर बाय 2 ओमेगा डैश, ये दूसरी डिस्क की काइनेटिक एनर्जी, माइनस इनिशियली क्या थी, m1 r1 स्क्वायर बाय 2 ओमेगा, ये जो भी का बनेगा सिंप्लीफायर, थोड़ा सा लंबा टर्म एक्सप्रेशन बनेगा। हाफ भी आएगा, यस। ये तो आई है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और स्क्वायर भी आएगा रादर। आया समझ बच्चों? ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा ही बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, ये सिचुएशन है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जो इनिशियली ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है एज शोन। दो मासेस हैं, वो इनिशियली टॉप पे हैं, वो उस पर रोल करते हुए नीचे को आ रहे हैं। तो जब वो बॉटम पे पहुंच गए, आपने तब ओमेगा बताना है, ग्रेविटी को इग्नोर कर दो। हाँ, एक ट्राइंगल है ऐसे गोल घूम रहा है, दो बॉल्स हैं जो बिल्कुल पहले उसके टॉप पे हैं। जब वो टॉप पे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, वो इस वायर के थ्रू नीचे को स्लाइड करती हुई आ रही है। तो जब वो बिल्कुल नीचे पहुंच गई, तब आपने बताना है कि क्या ओमेगा होगा नया। ये जो ट्राइंगल है, इट इज मेड अप ऑफ 3 रॉड्स, मास m, लेंथ l ईच। हम्म, क्या कह रहे हो? अगर ग्रेविटी नहीं है तो वो नीचे कैसे आ रहे हैं? अगर रोटेट कर रहे होंगे तो एक स्यूडो फोर्स तो आएगी ना बाहर को, उसका एक कंपोनेंट तो होगा। एनीवेज, मतलब यहाँ कोई काम नहीं है स्यूडो फोर्स का। अब तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की टर्म्स में ही सोचो। अच्छा बच्चे, नोट कर लो, ये घर पे ट्राई करना, ये लंबा है क्वेश्चन एक्चुअली। टाइम हो गया, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ बच्चों। सबसे पहला काम जो है जहाँ पे गलती कर सकते हो आप, देखो क्वेश्चन तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का ही है। सबसे पहले आपको इस ट्राइंगल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना, वो तो यूज होगा ना, ट्राइंगुलर फ्रेम का खुद का मास है। तो सबसे पहले तो आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, वो ध्यान रखना है कि कैसे निकलेगा इस केस में, राइट? अगर वो ही नहीं निकलेगा फिर तो आगे
आप वैसे नहीं प्रोसीड कर पाओगे ना। हाँ, m is mass of each side, capital M. Small m is mass of ball. Right बच्चों, कर लिया नोट क्वेश्चन? चलो आपका बच्चों जो होमवर्क है दैट इज, ये दिखाना है मॉड्यूल। वैसे हम ई तक कर चुके हैं ना, एफ भी कर लिया था। हाँ, जी और एच बच्चों, एक्सरसाइज 01 जी और एच पार्ट्स करना है आपको। वो नेक्स्ट टाइम करता हूँ मैं डिस्कस, ठीक है। 3 है, सिर्फ एफ पार्ट की डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम। तो आपने ये करना है 01 का करना है, जी और एच पार्ट, राइट। चलो।